आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नितेश गुप्ता। नमस्कार श्रोताओं। कहते हैं दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। जी हाँ श्रोताओं, कोरोना के लंबे होते इस दौर में हमारे लिए ये जरूरी है कि हम अपना संयम और अनुशासन बनाए रखें। कोरोना के बढ़ते मामले इस बात का इशारा कर रहे हैं कि कहीं न कहीं हमसे चूक हो रही है और हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप कुछ छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो उसके बड़े परिणाम सामने आएंगे। इसलिए आप मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, साथ ही हाथ और मुंह साफ रखिए। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम कोरोना को हरा पाएंगे। इसलिए आपको जागरूक करने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने और चर्चा के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन के डॉक्टर नितेश गुप्ता। आपके 70 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। डॉक्टर नितेश, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर नितेश, इस समय देश में कई स्थानों पर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिनमें दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र शामिल हैं। कई राज्यों ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं। आप कोरोना के मामले में बढ़ोतरी के क्या कारण मानते हैं? देखिए, कोरोना के बढ़ते मामलों में जो कारण माने जा रहे हैं उनमें से प्रमुख हैं कि ठंड आ गई है जी। दूसरा है पॉल्यूशन बहुत है, बढ़ गया है ठंड की वजह से जी। और तीसरा माना जा रहा है कि लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो होता है जी उसको छोड़ दिया है। तो इन तीनों कारणों को मिला के माना जा रहा है कि केसेस फिर से स्पेशली नॉर्थ इंडिया और दिल्ली जैसे शहरों में बढ़ रहे हैं। जी, और जैसा कि आपने भी कहा कि मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले 2 महीने कोरोना की जंग में निर्णायक साबित होंगे। क्या ठंड के साथ संक्रमण बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है? हाँ, देखिए सिद्धार्थ जी, ठंड के साथ स्पेशली वायरस संक्रमण के बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। हमने पहले भी देखा है कि इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी ठंड के मौसम में ज्यादा लोगों को बीमार करती है जी। तो इसीलिए उसी हिसाब से, क्योंकि ये भी एक वायरस है, तो ठंड में इसके बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। जी, और डॉक्टर नितेश, आपने ब्रोंकियल अस्थमा और इंडोर एयर पोल्यूशन पर विशेष काम किया है। इस समय राजधानी में प्रदूषण का स्तर, जिनमें PM 2.5, PM 10 और PM 1 के स्तर में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में लोगों को क्या विशेष सावधानी रखनी होगी और प्रदूषण बढ़ने से कोरोना संक्रमितों के लिए किस तरह का खतरा पैदा हो सकता है? देखिए, प्रदूषण बढ़ने से फेफड़ों की बीमारी वैसे भी बढ़ती है, तो इसमें कोरोना के मरीज जो अफेक्ट अभी हो रहे हैं या जो ठीक हो रहे हैं, उनको अपना विशेष तौर से ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि उनके लंग्स में वैसे ही सूजन होती है और जो प्रदूषण के कण होते हैं वो अपनी तरफ से सूजन और कराते हैं जी। ऐसे में सांस की नलिकां जो है वो पतली होके की नलिकां में कमजोरी आ जाती है, जिससे सांस की दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे मामलों में जिनको पहले से फेफड़ों की बीमारी है या जिनको अभी कोरोना से जो ठीक होके बाहर निकल रहे हैं, उनको अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर नितेश, इस समय राजधानी दिल्ली में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लोगों के अंदर एक डर का माहौल है। ऐसे में जो लोग दिल्ली में हैं और उन्हें दूसरे राज्यों की यात्रा करनी पड़ रही है, उनसे भी लोग घबरा रहे हैं। ऐसे में आप दिल्ली के लोगों को क्या सलाह देंगे? दिल्ली के लोगों से मैं यही विनती करना चाहूंगा
कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ना छोड़े, जब भी बाहर निकले मास्क पहने और ढंग से पहने, हाथों को पानी साबुन से या सैनिटाइजर से वॉश रखें और उचित दूरी बनाए रखें, और अगर बाहर जाना जरूरी नहीं है तो उसको अवॉइड करें। जी, और इस समय कोविड महामारी की अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो देश में अब तक कुल 13 करोड़ 6 लाख से भी ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की गई है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हालांकि पिछले 10 दिनों में भी 1 करोड़ नमूनों की जांच की गई। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको जब भी सर्दी, खांसी, जुकाम होता है तो वो टेस्ट कराने से कतराते हैं या कहीं न कहीं उनके मन में है कि अगर हम टेस्ट कराने जाएंगे तो उन्हें कोरोना निकल आएगा तो दिक्कत होगी। तो ऐसे में लोगों को किस तरह से क्या करना चाहिए अगर उन्हें, क्योंकि मौसम भी तेजी से बदल रहा है, तो कहीं न कहीं ऐसा ना हो रहा हो कि लोग इसका एडवांटेज लेके टेस्ट कराने से बच रहे हों। हाँ, देखिए, हमेशा हमें यही ध्यान रखना है, टेस्ट कराने से बचना नहीं है। जितनी जल्दी हम टेस्ट और आइसोलेट करेंगे एक केस को, वो आगे जाके कम से कम 10 केस को कोरोना होने से हमें बचा सकता है। जी, इसीलिए अगर किसी को लक्षण है, पहले दूसरे दिन की इंतजार नहीं करना है कि ठीक हो जाएंगे, मौसमी बुखार है जी, एक बार टेस्ट जरूर कराना है। टेस्ट अगर नेगेटिव आता है और वो ठीक हो जाते हैं तो आगे कुछ नहीं करना है, और अगर टेस्ट का नेगेटिव है पर उनकी दिक्कत फिर भी बनी रहती है तो हो सकता है दोबारा टेस्ट कराएं। और डॉक्टर नितेश, अगर किसी को सर्दी, खांसी या जुकाम इस तरह की समस्या है और वो अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट कराता है, उसका नेगेटिव आता है, तो क्या उसे फर्दर आरटी-पीसीआर की जरूरत है? जी बिल्कुल, आईसीएमआर की गाइडलाइंस भी यही कहती हैं, अगर कोई पेशेंट रैपिड सिम्टम्स हैं और रैपिड एंटीजन से नेगेटिव है जी, तो उसको अगला टेस्ट आरटी-पीसीआर कराना जरूरी है। जी, और अब हम रुख करते हैं पटियाला का। बहुत सारे श्रोता हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं और पहले कॉलर हैं हमारे रोमा जी। रोमा जी पटियाला से हैं आप। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, मैं पूछना चाहती हूँ, जो वैक्सीन आएगा तो वो पहले कौन से एज ग्रुप पे अपनाया जाएगा, कौन से एज ग्रुप को लगाया जाएगा वो वैक्सीन? जी डॉक्टर नितेश, इस समय बहुत सारे लोग हैं, सबको प्रतीक्षा है और हम सब जानते हैं कि हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जी जान से लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी कोरोना की जो वैक्सीन है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। तो जैसा कि इन्होंने पूछा कि अगर वैक्सीन आती है तो सबसे पहले किस एज ग्रुप के लोगों को दी जाएगी? देखिए, कोई भी वैक्सीन आती है तो हमारा जो लक्ष्य होता है वो हमारी जो सबसे वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है, जैसे कि जिसको बीमारी से मौत होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है या जिनको एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है इस बीमारी से, उनको वैक्सीनेट करना हमारा टारगेट होता है। तो जैसे कि हमारे एल्डरली हैं, अबव 60 एज ग्रुप है, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं जो डेली एक्सपोज हो रहे हैं ऐसे पेशेंट से जाने या अनजाने में, तो ऐसे लोगों को लिए वैक्सीनेशन सरकार ने भी कहा है कि पहले किया जाएगा। जी, और वैसे भी अभी देखें तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी वैक्सीन के डेवलपमेंट पे अपनी कड़ी नजर बनाए हुए हैं और वो इस बारे में अभी कल भी उन्होंने बैठक की है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये वैक्सीन हमारे देश में भी आ जाएगी। और इस बीच हम रुख करेंगे विशाखापट्टनम का, जहां से सुब्रत जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुब्रत जी नमस्कार। जी सर, नमस्ते सर। जी, कार्यक्रम में स्वागत है। और सर को मेरा यही पूछना था डॉक्टर साहब को कि अगले कुछ ही महीने में जो वैक्सीन आने वाला है जी सर, जो वही जो वैक्सीन सर, इस वैक्सीन का डीमेरिट क्या क्या रहने वाला है, या सभी पेशेंट ले सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज के लोग और दूसरे बीमारी के पेशेंट, ये सब ले सकते हैं या कुछ के लिए उनका रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि ये जो दवा आने वाला है अगले कुछ महीने में, यह सब उसका साइड मेरिट क्या क्या है मैं जानना चाहता हूँ, डीमेरिट क्या है? डॉक्टर नितेश, जब ये वैक्सीन आ जाएगी तो ऐसे लोग जो जिनको डायबिटीज है या किसी दूसरी बीमारी के वो शिकार हैं, क्या ये वैक्सीन सबको दी जा सकेगी और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं? हाँ, देखिए, वैक्सीन के मेरिट्स और डीमेरिट्स अभी भी फेज 3 ट्रायल जो शुरू हुए हैं हमारी कंट्री में भी शुरू हुआ है, तो उसके बाद ही पूरा क्लियर होगा कि वैक्सीन कितनी एफिकेशियस है,
कितने लोगों में असर करती है, और अगर कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो वो पूरे ज्यादा लोगों में करके कितने लोगों में पाया जाता है। उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि मेरिट क्या है और डीमेरिट क्या है। जी इसी चीज को पता करने के लिए ट्रायल्स होते हैं जो अभी चल रहे हैं। जी। और इस बीच बलरामपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ रिंकी तिवारी जी कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। रिंकी जी नमस्कार। जी नमस्कार सिद्धार्थ जी, और आपको भी मेरा नमस्कार जी। आपका और कार्यक्रम में डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना भी चाहिए कि ना, जो आप लोग अंत में जो टिप्स देते हैं, आप जो मतलब सारिया बोल के देते हैं वो भी अच्छा लगता है, और जो डॉक्टर साहब देते हैं, क्योंकि हम दोनों को धन्यवाद और समय वेस्ट के लिए आपको क्षमा चाहेंगे। तो कार्यक्रम को नियमित रूप से सुनने के लिए हम भी आपको धन्यवाद करते हैं। ओके, थैंक यू सर सो मच। और मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जो मतलब ये क्या नाम है, जैसे गांव में सर मेहमान लोग आते हैं, चलिए तो हम उन्हें पानी पीने के लिए तो अपने बर्तन में देंगे, तो सर हमें पता नहीं कि किसे कोरोना है, वो बाहर से भी आता है, कहीं से भी आता है। तो सर जो यहाँ पे ज्यादा गांव में राख का, जैसे मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ, तो गाँव में मतलब राख से ज्यादा प्रयोग करते हैं, शराब मिलाते हैं राख से बर्तन धुलते। तो सर क्या उससे मतलब कोरोना वायरस मर जाता है या नहीं, इसके बारे में बताइए। थैंक यू सर। जी डॉक्टर नितेश, इन्होंने पूछा है कि जिस तरीके से अगर हम अपने बर्तन को घरों में साफ करते हैं और जो रूरल एरियाज हैं वहां पे जैसे साबुन उतना उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में क्या राख से बर्तन साफ करने से कोरोना के वायरस नष्ट हो जाते हैं? हाँ, जैसे कि देखा गया है कि कोरोना वायरस बर्तनों में 4 से 6 घंटे तक रहता है। तो अगर आप बर्तन अपने साफ करके पानी से भी अगर धो के रखेंगे, अगर साबुन नहीं है या लाख से भी धो के रखेंगे, तो जहां तक चांस है कोरोना वायरस उस पर नहीं रुकेगा। जी। और हमने पटियाला का रुख किया, विशाखापत्तनम का रुख किया, गोरखपुर का किया, और अब हम करते हैं जिंद हरियाणा का, जहां से नफे सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नफे सिंह जी नमस्कार। सिद्धार्थ जी नमस्कार। जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जो कोरोना से वर्ग ग्रसित हो जाता है, बीमार होता है, बुखार आता है उसको, क्या उसमें उसके प्लेटलेट भी कम हो जाते हैं मरीज के? जी डॉक्टर नितेश, कई बार जब कोरोना के मरीज होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि डेंगू या दूसरी बीमारियों में प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है शरीर के अंदर, तो क्या कोरोना में भी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं हमारे शरीर में? जी बिल्कुल, ऐसा देखा गया है। कोरोना में भी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, और साथ साथ टीएलसी काउंट होते हैं, वो भी कम हो जाते हैं मरीजों में। जी। तो ऐसे में यहाँ पे जब भी प्लेटलेट्स की बात होती है, या जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारे शरीर की जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको बनाए रखते हैं ये सब, तो यहाँ पे इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है जिसकी आज की डेट में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, और लोग भी तरह तरह से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। किस तरह से इम्यूनिटी हेल्प करती है हमको बीमारियों से लड़ने के लिए, और हमें किस तरह का अपना खान पान, अपनी जो लाइफ स्टाइल है, किस तरह से हम रखें कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा पाएं? देखिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने का 2-3 तरीके होते हैं। पहला है कि अगर आपको कोई पहले से बीमारी है, जैसे शुगर है, बीपी है, तो आपको इनका नियमित रूप से इलाज करना है, और ये नहीं कि मेरे को शुगर है पर बॉर्डर लाइन है, मैं इलाज नहीं कराऊंगा। अगर आपको शुगर है तो आपको इलाज करना है। इलाज दवाइयों से भी होता है और एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन थेरेपी से भी होता है। तो कोई भी बीमारी है उसका इलाज आपको प्रॉपरली करना है। दूसरा है सेहतमंद खाना खाना है, और तीसरा है इम्यूनिटी के लिए आपको रूटीनली व्यायाम करना चाहिए। जी। और जी हाँ, आपने जो तरीके बताए हैं उससे निश्चित तौर पर, और इस समय जो जीवन शैली है डॉक्टर नितेश, जैसे कि अगर हम दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों की बात करें, यहाँ पे लोगों के पास सब कुछ है, बट जिंदगी की आपाधापी में अपने लिए इंसान समय नहीं निकाल पाता। लेकिन कोरोना ने कहीं न कहीं जिस तरह से लोगों ने अपनी इम्यूनिटी के लिए, अपने लाइफ स्टाइल के लिए, जीवन शैली के लिए जिस तरीके से, क्योंकि जब लॉकडाउन था लोग घरों में थे, तो उन्हें कई अपनी जीवन शैली में एक परिवर्तन करने का मौका मिला, और शायद यही वजह है, चाहे वो डर की वजह से हो कि उन्हें कोरोना ना हो जाए, लोगों ने अपने खान पान में परिवर्तन किया, अपनी जीवन शैली में परिवर्तन किया, और जैसा कि आपने बताया कि नियमित रूप से व्यायाम या योग या इस तरह की प्रक्रिया अपनाई ताकि वो स्वस्थ रहें।
और अब हम रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां से करण सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। करण सिंह जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। सर जी नमस्कार जी। सर जी मेरा क्वेश्चन ये है कि शासन द्वारा इतने माने बंदे जी होते हुए आम जनता क्यों नहीं समझ रही? जी डॉक्टर नितेश जी, डॉक्टर नितेश देखिए, इस समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी की गंभीरता को भी समझ रहे हैं। इस पैंडेमिक के बारे में भी सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है। हर तरह के मीडियम से, मास मीडिया से हम लोगों को बार बार जागरूक कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की आपने बात की, वो इसको नहीं अपनाता और बहुत कैजुअल अप्रोच होती है इसको लेकर, और वो कहते हैं कि इससे क्या होगा। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहूंगा कि देखिए, बीमारी हम सब देख रहे हैं कि जिसके घर में बीमारी हो रही है उसी को पता है कि कितनी खराब बीमारी है जी। आपको बाहर से ऐसा लगता है कि क्या हो जाएगा, तो जिसके यहाँ हो रहा है वही एक आपको बता सकता है कि क्या क्या हो सकता है इस बीमारी से। तो मेरी यही विनती रहेगी, जो लोग नहीं फॉलो करते इस बिहेवियर को, जी। आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए प्लीज इस बिहेवियर को फॉलो करना शुरू करें। यही एक चीज है जो हमें इस महामारी से बाहर निकाल पाएगी। बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर नितेश कह रहे हैं कि जो छोटी छोटी बातों का आपको ख्याल रखना है, आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, आपको छोटी छोटी बातें जो है हैंड हाइजीन का पालन करना है। अगर आप इन सब चीजों को अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर हम कोरोना से इस जंग को जीत पाएंगे। और इस बीच दिल्ली से हमारे साथ एहसान जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। एहसान जी नमस्कार। हेलो जी, एहसान जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, अपना सवाल पूछिए। पूछना चाह रहा था, कल डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर ये बता रहे थे वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन की एफिकेसी जो है वो 70% से ऊपर रखनी पड़ेगी और टेम्परेचर के बारे में बता रहे थे, तो उसके बारे में बताइए और इसकी उपलब्धता कब तक हो जाएगी? जी डॉक्टर नितेश, पहली चीज तो हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि वैक्सीन कब आ जाएगी, और दूसरा इन्होंने जो सवाल पूछा है वैक्सीन की इफिकेसी के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारी हमने देखा कि पीछे रिपोर्ट्स भी आई कि बहुत कंपनीज ने जल्दबाजी दूसरे देशों में करी इसको लाने में, लेकिन हमारे देश में जब तक सारे वैज्ञानिक इस बात से कंफर्म नहीं हो जाते हैं कि इसकी एफिकेसी बेहतर हो, एक पर्टिकुलर जो स्टैंडर्ड है उससे ज्यादा हो, तब तक वो वैक्सीन बाजार में नहीं आएगी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ देखिए, वैक्सीन की एक लैब एफिकेसी होती है और एक जब आप पब्लिक को देते हैं तो उसकी एफिशिएंसी होती है जी। तो एफिशिएंसी होती है कि आप अगर वैक्सीनेट कर रहे हैं लोगों को तो कितने लोगों को आगे जाके कोरोना नहीं होगा। तो उसके लिए कल भी जैसे बताया गया, किसी भी वैक्सीन की एफिशिएंसी कम से कम 70% होनी चाहिए जी। कि अगर आप 100 में 100 लोगों को दिया है तो एटलीस्ट 70 को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए जी। रही बात की माइनस वैक्सीन डीप फ्रीजर में जाएगी कि नॉर्मल फ्रिज में रखे जा सकती है जी, तो वो डिपेंड करेगा किस टाइप की वैक्सीन बन रही है। हर वैक्सीन को स्टोर करने का तरीका अलग होता है जी, और फैसिलिटीज के हिसाब से ही वो वैक्सीन लॉन्च होगी जी। और तीसरा सवाल था इनका कि वैक्सीन कब तक आएगी। देखिए, इंतजार सबको है, पर हम सरकार कोई जल्दी नहीं करना चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज लाके जिसकी एफिशिएंसी कम हो और बाद में हमें उसका नुकसान उठाना पड़े। तो इसलिए सारे ट्रायल्स पूरे करने के बाद ही कोई वैक्सीन का लॉन्च हो। जी बिल्कुल। और डॉक्टर नितेश, अगर हम पहले की वैक्सीन के बारे में देखें तो आमतौर पर कितना समय लगता है किसी भी वैक्सीन को बनाने में? हाँ देखिए, आमतौर पे जो पहले शुरू की वैक्सीन थी, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जैसे जी, उनको 70% अचीव करने के लिए करीबन 10 साल लगे थे और हर साल वो फिर से अपग्रेड होती रहती है क्योंकि ये बीमारी इतने साल पुरानी है इन्फ्लुएंजा की, तो हर साल वैक्सीन को बदलना पड़ता है, थोड़ा से चेंजेस करने पड़ते हैं। कोरोना वायरस की महामारी अभी लास्ट 1 साल में आई है जी, तो उसकी वैक्सीन बनाने की कोशिश बहुत तेजी से है, पर हमें कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए कि हम कोई कम एफिशिएंसी की वैक्सीन और मार्केट में लाएं या लोगों को लगाएं। और डॉक्टर नितेश, जैसा कि कहते हैं कि अगर वायरस जो है बार बार म्यूटेट करता है तो म्यूटेशन के बाद एक नया आकार ले लेता है, तो ऐसे में जो वैक्सीन की इफिशियंसी है वो उसको कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि ये कारगर होगी या नहीं? हाँ देखिए, जैसे कि जो वैक्सीन बनती हैं
जी। उनमें हमेशा पिछले एक साल में वायरस की क्या क्या स्ट्रेन कौन से हिस्सों में ज्यादा प्रीडोमिनेंट रही है, उसी हिसाब की वैक्सीन उस जगह लगाई जाती है। जैसे इन्फ्लुएंजा की नॉर्थ हेमिस्फीयर में अलग वैक्सीन है, साउदर्न हेमिस्फीयर में अलग वैक्सीन है, तो उसी हिसाब से पिछले एक साल में स्ट्रेन देख के वैक्सीन डेवलप करी जाती है। जी, और बिल्कुल ये उम्मीद है कि बहुत जल्द कोरोना की वैक्सीन हमारे देश में उपलब्ध होगी। और इस बीच हम रुक करते हैं अमृतसर का, जहां से हमारे साथ गुरजीत सिंह जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। गुरजीत सिंह, हेलो गुरजीत जी, नमस्कार। कार्यक्रम में स्वागत है सर। जी जी, अपने सवाल पूछिए। अभी भी मैंने आपके प्रोग्राम में सुना कि जी शरीर के बाहर की सर्दी से संक्रमण का जो खतरा ज्यादा बढ़ जाता है जी, तो जब हम अपने शरीर के अंदर की जो गर्मी है उसको बढ़ाने के लिए कोई चीज खाते हैं जी, तो वो उसका फायदा हो सकता है क्या? जैसे शहद वगैरह खाते हैं, काढ़ा, गर्म चीजें और कई चीज देसी गर्म चीजें होती हैं, वो उसका फायदा। जी डॉक्टर नितेश, जैसा कि हमारी चर्चा चल रही थी कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वायरस का प्रकोप भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो इनका ये कहना है कि अगर शरीर के अंदर की गर्मी को अगर हम बढ़ा दें कुछ ऐसी चीजों का सेवन करके, तो क्या संक्रमण के चांसेस कम होंगे? देखिए, जो भी हम आयुर्वेदिक चीज जैसे शहद है और काढ़ा है, ये सब चीजें आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है जी। उसको बढ़ाने के तरीके उसमें अलग होते हैं कि एक टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन रख के कराते हैं जी, और कुछ उसमें जो सेल्स होते हैं हमारे, उनका फंक्शन बढ़ाते हैं। तो इस तरह से वो लोग इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। जी। और इस बीच विकास जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विकास जी, नमस्कार। सर नमस्कार सर। जी, अपना सवाल पूछिए। सर नीतीश सर को सर मेरा प्रणाम। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था जी 1 मंथ बिफोर जी, तो मुझे 14 यूनिट प्लेटलेट्स भी चढ़ाया गया था और क्योंकि मुझे मलेरिया आइडेंटिफाई किया गया था जी। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर 1.5 मंथ हो गया और हालांकि मैं आफ्टर 10 डेज में वो ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गया, लेकिन हमारा प्लेटलेट सर अभी भी सर वो 1,30,000 तक जाता है और मैं इंटरनली वीकनेस ही फील करता रहता हूँ और फीवर टाइप का आता है, लेकिन वो मुझे ये थर्मामीटर में वो रीड नहीं करता। जी। डॉक्टर नितेश, कोरोना से ये संक्रमित हुए, फिर ठीक भी हो गए, लेकिन प्लेटलेट इनके अभी भी कम है, तो ऐसे में इन्हें क्या करना चाहिए? हाँ विकास जी, जैसे आपने बताया कोरोना से ठीक भी हो गए, एक बहुत अच्छी बात है। जो भी मरीज ठीक होके घर जाता है सबको खुशी रहती है उसके लिए। आपने बताया कि आपके प्लेटलेट कम, ये प्लेटलेट हम कम नहीं मानेंगे जी, क्योंकि बीमारी के बाद सारे बॉडी के फंक्शन को वापस आने में टाइम लगता है जी। तो अगर प्लेटलेट्स आपके 1 लाख से ऊपर हैं तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है जी। और रही बात की आपको कमजोरी लगती है तो उसके लिए ही आपको जैसे व्यायाम सुबह करना है, खान पान ठीक रखना है। आप ये चीज ठीक करेंगे तो आपका जो कमजोरीपन लगता है वो भी ठीक हो जाएगा। जी। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर और स्लीप मेडिसिन के डॉक्टर नितेश गुप्ता। डॉक्टर नितेश, स्लीप मेडिसिन की अगर हम बात करें तो इसमें किस तरह की मेडिसिन दी जाती है? जैसे कोरोना काल में ऐसा देखा गया है कि जो लोग कोरोना जिनको हो चुका है उनको अनिद्रा या स्लीपलेसनेस की परेशानी भी काफी उठानी पड़ रही है। हाँ, ये हमने भी अपने यहाँ पे देखा है कि जो पेशेंट कोरोना ग्रस्त होते हैं, एक तो उनको मेंटल टेंशन रहती है कि आगे क्या होगा, हम ठीक होंगे नहीं होंगे, हम ऐसे घर जा पाएंगे कि नहीं। दूसरा होता है क्योंकि वो आइसोलेटेड रहते हैं अपने परिवार से, अपने घर से। एक वीडियो कॉलिंग ही माध्यम होता है जिससे वो उन्हें देख सकते हैं। तो इस तरह से उन्हें एंग्जाइटी रहती है। इसी का कारण देखा गया है कि उन्हें उनकी नींद अस्पताल के अंदर जो होती है वो पूरी नहीं होती है और जब वो ठीक होके घर चले जाते हैं तो वो 2-3 दिन में ही खुद बताते हैं कि अब हमें ठीक लग रहा है और अब हम नींद भी हमारी पूरी हो रही है। जी बिल्कुल, ये
इसकी सबसे बड़ी विडंबना इस बीमारी की यही है कि आपको आइसोलेशन में रहना पड़ता है और अपनों से दूर रहना पड़ता है। और डॉक्टर नितेश, अगर हम पहले के याद करें कि कोई भी व्यक्ति जब अस्पताल में जाता है तो उसके जो नियर डियर वंस होते हैं, उसके जो परिजन होते हैं, अस्पताल में उसे देखने जाते हैं, उससे मिलने जाते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन ये बीमारी ऐसी है जहाँ पे हम वर्चुअली ही कनेक्ट हो सकते हैं, पेशेंट के साथ किसी से उसको मिलने की इजाजत नहीं होती और ये जंग उसे अकेले ही लड़नी पड़ती है। और अब हम रुक करते हैं रायबरेली का, जहां से रामशंकर वाजपेयी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रामशंकर जी नमस्कार। हेलो रामशंकर जी, आवाज आ रही है मुझे? हाँ जी, नमस्कार सर जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति 4-5 किलोमीटर का रन करके मास्क लगा के जाता है, मगर एट द टाइम जब कहीं पहुँचता है सामने तो वो मास्क को डाउन कर लेता है जी, तो क्या ये उचित है? जी डॉक्टर नितेश, मास्क की फिर वही समस्या है, लेकिन बहुत से लोग लंबी दूरी जब तय करते हैं तो कहीं ना कहीं सांस फूलने लगती है और वो जब किसी व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो मास्क उतार देते हैं। या बहुत से लोग ऐसा भी देखा जाता है कि जब वो आम किसी से मिलते हैं और बोलते समय जरूर मास्क नीचे कर लेते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, इसके बारे में मैं यही कहूँगा, देखिए मास्क एक नई चीज है हमारे लिए। हमने कभी इससे पहले इमेजिन नहीं किया था कि डॉक्टर्स के अलावा कोई और मास्क पहनेगा, या ऑपरेशन करते वक्त या कोई भी काम करते वक्त कोई मास्क पहने, कोई और भी मास्क पहन सकता है जी। तो हमें इस चीज की आदत डालनी होगी। एक बहुत कॉमन चीज है कि आप मास्क पहन के बात कर रहे हैं तो उसको सामने वाले को सुनाई नहीं देता है, ना उसको समझ में आता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो आप फटाफट मास्क नीचे कर लेते हैं जी। तो ऐसे में जो सामने व्यक्ति है उसे भी ध्यान रखना है कि नहीं, आप मास्क नीचे नहीं करिए, आप जो मास्क ही पहन के चाहे धीरे धीरे बात करिए, पर आप मास्क पहन के ही बात करिए जी। दूसरा सवाल है कि जो जॉगिंग करके जाते हैं या कहीं जाते हैं, सांस फूलता है तो वो किसी के सामने जाके एकदम से मास्क उतार देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा पार्टिकल्स जो है वो अपनी सांस से बाहर छोड़ रहे हैं जी। और इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में सतीश जी जुड़ चुके हैं भिवाड़ी से। सतीश जी नमस्कार। नमस्कार जी डॉक्टर साहब जी, अपना सवाल पूछिए। सर जी, इधर मास्क नहीं लगाता है 1% भी। मैं मास्क लगाता हूँ तो मुझे भी चिढ़ाते हैं लोग, इसके आप क्या राय दोगे? जी डॉक्टर नितेश, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस बात को समझ नहीं रहे हैं और हम आप इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं और आप बार बार लोगों से कह रहे हैं कि मास्क ही एक सोशल वैक्सीन है। अगर जब तक हम मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे हम इस बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकते, इसके प्रसार को रोक नहीं सकते हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर नितेश? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपके आसपास के लोग नहीं पहनते फिर भी आप पहनते हैं, तो ये एक बहुत ही शाबाशी वाली चीज है। तो आपको अपना ध्यान तो रखना ही है, आप अपना मास्क पहन के रखें और साथ में अपने साथ वालों को समझाएं कि इसके पहनने के फायदे क्या होंगे। जैसे हम कहते हैं कि अगर 2 लोग आमने सामने हैं, दोनों ने मास्क पहना है और 6 मीटर की दूरी है, तो ट्रांसमिशन रेट 0 होता है। तो इसी चीज को अगर सब लोग फॉलो करेंगे तो इस महामारी पे कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इसी चीज को हम सोशल वैक्सीनेशन बोलते हैं जी। डॉक्टर नितेश, अब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं सबको यही विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि सोशल वैक्सीनेशन का प्लीज पालन करें, मास्क पहने, घर से जब भी बाहर निकले और ठीक से पहन के निकलें, उसे कान गले में या कान के पीछे या नाक से नीचे ना पहने, उसे मास्क पहने और ठीक से पहने। जी डॉक्टर नितेश, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर नितेश ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं आप उनका पालन कीजिए। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए आप बाहर निकलते समय मास्क लगाइए, हैंड हाइजीन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह।
इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नितेश गुप्ता। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।